आज हम जो है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 10 का लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर। जैसे मैंने आपको बताया 3 से 4 लेक्चर्स में ये टॉपिक हमारे चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो लेक्चर 1 जो हमारा था लास्ट वीक जो हमने पढ़ा था सैटरडे को, तो वो हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स का हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो आज हम जो है वो प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसमें ये होता है कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक डबल बेनिफिट इसके अंदर होता है कि वो उनका बायोमोलिक्यूल्स भी कवर अप हो जाता है इससे। इंजीनियरिंग का बस एक बेनिफिट होता है केमिस्ट्री कवर हो रही होती है। बायो वालों को केमिस्ट्री बायो दोनों में हेल्प मिल जाती है प्रोटीन पढ़ने से। ठीक है, कॉन्सेप्ट चूँकि दोनों से मैच करता है तो फ़ायदा तो दोनों का ही है, चाहे इंजीनियरिंग के हो चाहे मेडिकल के स्टूडेंट्स हो। आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर प्रोटीन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स क्या होते हैं और जो कुछ बुक में लिखा है प्रोटीन्स के बारे में, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जो जितना बुक में हमारे मौजूद है चैप्टर 10 के अंदर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक में, तो वो सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखी हैं, तो उसको हमें समझना है। ये प्रोटीन्स का टॉपिक है। फिर अगर हम लिपिड्स को पढ़ेंगे तो मेन हमारा चैप्टर समझ लें एंड हो जाएगा लिपिड्स और मिनरल्स को। तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं जानते प्रोटीन के बारे में, बिल्कुल ज़ीरो कॉन्सेप्ट है, तो उनको भी मैं समझा दूंगा तमाम चीज़ें प्रोटीन के बारे में। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेसिक से ही मैं आपको पता है स्टार्ट करता हूँ किसी भी चीज़ को, ना कि डायरेक्ट कि भाई ये तो पता ही होगा। जैसे मैं जानता हूँ मेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, अक्सर चीज़ें इसमें से पता है, नहीं भी बताऊँगा तो बोलेंगे सर हमने देखा और मैं समझ में आगे क्या लिखा हुआ आपने। बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं पता तो उसको हमें ज़ीरो से बेसिक से समझ के उसको आगे बढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो प्रोटीन्स किसे कहते हैं आज बात होगी इसके ऊपर। लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट भी एक न्यूट्रिएंट था, तो प्रोटीन भी असल में दिस इज एक्चुअली आल्सो अ न्यूट्रिएंट। ये भी एक न्यूट्रिएंट है, साथ में बायोमोलिक्यूल है। फूड के थ्रू उसको हम इंटेक करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स को होते क्या है प्रोटीन, नाम तो बड़ा सुना है। राह चलता हुआ एक बंदा गली में चल रहा होगा, 5वीं फेल होगा, उसको भी पता है प्रोटीन कुछ होता है। 100% प्रोटीन के बारे में सबको पता होता है, मतलब नाम सुना सुना लगता है। डॉक्टर लोग प्रोटीन प्रोटीन बोलते रहते हैं, क्लब में जाते हैं तो भले प्रोटीन की बात करते थे, प्रोटीन शेक पियो तो फलाना करो, तो नाम सब ने सुना होता है प्रोटीन का। सिर्फ सही बात है ना भाई, लेकिन जाहिर सी बात है हमें सिर्फ नाम सुनने से इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको नॉलेज आ गई उस चीज़ की। जब तक हम इन डेप्थ उसको हम डिस्कस ना करें उसके, और केमिस्ट्री के लिहाज से हम उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके तमाम चीज़ों को डिस्कस ना करें। ठीक है, तो आज हम इसी प्रोटीन को पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोटीन क्या होते हैं, तो मैंने सब चीज़ें इसमें, मैंने जब इसको लेक्चर बनाया तो हर चीज़ 4 है, मतलब देखा जाए तो प्रोटीन के बारे में 4 पॉइंट्स हैं। इसके क्लासिफिकेशन फंक्शन के लिहाज से 4 है, स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 है, प्रॉपर्टी भी 4 है, इंपॉर्टेंस भी 4 है। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, कि 4 जो है वो सारी चीज़ें इसमें खुद ब खुद आ गई हैं, तो याद करने में शायद आसानी हो जाए इससे। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, सबसे पहला पॉइंट है। प्रोटीन्स की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पहले मैं आपको। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो और माइक्रो मैंने आपको बताया था कि मैक्रो मतलब होता है बड़े, माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स ऑफ AMU होता है। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल को और क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड पॉलीमर्स। तो प्रोटीन्स असल में पॉलीमर्स हैं, या फिर हम इसको चूँकि बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं तो उनको हम लोग बायोपॉलीमर्स भी कहते हैं। तो ये बायोपॉलीमर्स होते हैं, मीन्स पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से, मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। अब वो मोनोमर्स क्या है वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, बल्कि अगले पॉइंट में ही आ गया है कि दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है ना वो किस चीज़ से बने होते हैं। अब जो कि जाहिर सी बात है पॉलीमर है, अब पॉलीमर है तो यकीनन इसका कोई मोनोमर भी होगा, एक स्मॉल पार्ट जिससे मिलकर ये बिग पार्ट बना है। तो उसकी जो मोनोमर्स हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड के मिलने से हमारे पास जो है वो प्रोटीन बनता है। अब अमाइनो एसिड क्या होता है सर, तो वो नीचे मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा अमाइनो एसिड किसे कहते हैं। दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। पॉलीमर के बारे में मैंने पढ़ा था चैप्टर 3 के अंदर कि पॉलीमर 2 तरह के होते हैं, एक एडिशन पॉलीमर होता है और एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। एडिशन पॉलीमर वो होता है जो पाई बॉन्ड के टूटने से बनता है, जैसे पॉलीथीन। ठीक है, और कंडेंसेशन पॉलीमर हमारे पास क्या होता है, जिसमें एलिमिनेशन होती है ना भाई, हमने पढ़ा था उसको, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। जो H2O के एलिमिनेट होने से जो प्रोटीन बनता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जब इसको बनाएंगे नीचे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हो रहा होगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर नहीं है। ठीक है,
दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। और तमाम बायोमोलिक्यूल्स में जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे, इस तरह से प्रोटीन्स को तो पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग लिपिड्स को। इन तीनों जो है वो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, जो वो प्रोटीन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। इसका वर्ड ही इसको इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि ये वर्ड ना प्रोटीन का जो वर्ड आया है, प्रोटीन का जो वर्ड आया है वो आया प्रोटियोस से। प्रोटियोस से ये वर्ड आया है। प्रोटियोस एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान के एक लफ्ज़ है जिसके मतलब होते हैं, प्रोटियोस के मतलब होते हैं प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, सबसे ज़्यादा अहमियत हो। तो प्रोटीन का वर्ड ही प्रोटियोस से निकला है। प्रोटियोस का मतलब विच कम्स फर्स्ट, या जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हो। जब प्रोटियोस से वर्ड आया प्रोटीन, तो इसका नाम में छुपा हुआ है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, उसका मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन का। ठीक है, अगर हम इसको डिक्शनरी में चेक करें तो। अच्छा, अब ये चीज़, ये तो बात समझ में आ गई। यहाँ से प्रोटीन के इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा देख लिया। अब ये कि प्रोटीन्स बनते किससे, तो मैंने बताया अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमाइनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन बनता है। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं भाई? ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स ये असल में अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। दो वर्ड से निकले, अमाइनो और एसिड। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमाइनो ग्रुप तो मौजूद हो और उसके साथ साथ एसिडिक ग्रुप, मतलब एसिडिक ग्रुप से मुराद कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। मीन्स ये कि जिसमें NH2 ग्रुप भी मौजूद हो और COOH ग्रुप भी मौजूद हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है केमिस्ट्री में अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इनका एक जर्नल फार्मूला, उनका अगर मैं जर्नल स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, दिस इज एक्चुअली द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो जर्नल स्ट्रक्चर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल को, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें आप दो फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं। एक हमारे पास COOH है फंक्शनल ग्रुप और एक हमारे पास NH2 ग्रुप है। तो ये बच्चों एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है। तो आप जानते हैं दिस इज अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप मौजूद है, और COOH ग्रुप जानते हैं दिस इज एसिडिक एसिड होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। तो ये कंपाउंड होता है, अमाइनो के साथ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा, बड़ी आसान सी बात है, तो अमाइनो एसिड हो गया। और इसी का पॉलीमर होता है हमारे पास प्रोटीन। सही है। अच्छा, अमाइनो एसिड्स में हम अल्फ़ा, बीटा, गैमा, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स निकालते हैं। अल्फ़ा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, गैमा अमाइनो एसिड। तो जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो जो पॉलीमर होते हैं वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स की होते हैं। ठीक है, तो दोज अमाइनो एसिड्स इन विच NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू अल्फ़ा कार्बन आर कॉल्ड अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। तो दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स में यहाँ पर जो है ना, ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होंगे। असल में अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? वो अमाइनो एसिड जिनमें NH2 ग्रुप अटैच होता है किसके साथ? अल्फ़ा कार्बन के साथ, उन्हें अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहा जाता है। और ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड मिलकर क्या करते हैं? हमारे पास है प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। अब अल्फ़ा अमाइनो एसिड का क्या मतलब है? जिसमें NH2 ग्रुप अल्फ़ा कार्बन पर अटैच हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये COOH फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है आप सब जानते हैं उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और इसमें अल्फ़ा कार्बन के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो अमाइनो एसिड हमारे पास बना है ना, दिस इज़ एक्चुअली अल्फ़ा अमाइनो एसिड। तो ये असल में एक अल्फ़ा अमाइनो एसिड है। क्यों अल्फ़ा अमाइनो एसिड है? चूँकि NH2 ग्रुप अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है। तो अगर NH2 ग्रुप का अमाइनो एसिड के अंदर अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हो, दिस इज कॉल्ड एज अल्फ़ा अमाइनो एसिड। और यही अल्फ़ा अमाइनो एसिड क्या करता है? पॉलीमराइज होकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। तो बीटा और गैमा अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाते, अगरचे वो होते हैं एग्जिस्ट तो वो भी करते हैं, लेकिन सिर्फ अल्फ़ा अमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है इस चीज़ को कि अमाइनो एसिड में भी ख़ास अमाइनो एसिड होते हैं जिसको अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहा जाता है, जो क्या करते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। और अल्फ़ा अमाइनो एसिड किसे कहते हैं? जिसमें NH2 ग्रुप अल्फ़ा कार्बन से अटैच होता है। उर्दू में याद कर लो, इंग्लिश खुद ही बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स की फर्दर बात करें तो 22 तरह के, 22 टाइप्स के हमारे पास अल्फ़ा अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, 22 तरह के अल्फ़ा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं अल्फ़ा अमाइनो एसिड है। लेकिन रेडिकल जो यहाँ पर होता है ना, R जो लगा हुआ है, R बच्चों तो देख रहे हैं, इस रेडिकल में कार्बन की चेन हम कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो इस तरह से हमारे पास 22 तरह के अल्फ़ा अमाइनो एसिड होते हैं जिनकी मदद से क्या होता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड 22 टाइप्स के MCQs में पूछा जाएगा आपसे। तो 22 टाइप के अल्फ़ा अमाइनो एसिड हैं जिससे हमारे पास जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अब 22 टाइप के कैसे आ रहे हैं सर? तो रेडिकल चेंज होता रहेगा। R तो आपको पता है रेडिकल है, इसमें तो जितने मर्जी उतने बना सकते हैं। तो 22 टाइप के इसमें बन सकते हैं। बस समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद जुड़ते कैसे हैं सर? ये अब ये भी सवाल में होगा कि सर ये जुड़ते कैसे, कनेक्ट कैसे होते हैं?
ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें कैसे कनेक्ट होकर प्रोटीन बनाते हैं। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट डेफिनेशन पेप्टाइड लिंकेज, जिसको पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। और यही सेम चीज़ जो है वो हम लोग इसको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में भी पढ़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज एक ही बात है, दे आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? ये वो लिंकेज है, ये वो बॉन्ड है जिसकी मदद से क्या होता है कि प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड साथ में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। दैट्स वाई क्या होता है, समटाइम्स हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन को ही हम समटाइम क्या कह रहे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स भी कह रहे होते हैं। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोटीन की जगह पर पॉलीपेप्टाइड्स लिखा हुआ होता है। पॉलीपेप्टाइड्स पर जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेजेस मौजूद है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में सैटरडे को कि ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट मिलकर जो स्टार्च बना रहे हैं, सक्रोज बना रहे हैं, तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना रहे हैं, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बना रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अमीनो एसिड जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, उसको याद रखना आपको है कि वो हमारे पास जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं। अब सर ये कौन सी लिंकेज है, नाम तो याद हो गया, लेकिन होता क्या है उसके अंदर, तो हर चीज़ याद करनी है ना भाई। तो द बॉन्ड बाय विच अल्फा अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। मतलब वो बॉन्ड जिसमें अल्फा अमीनो एसिड साथ में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं उनको कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। अब कैसे जुड़ता है, इसके स्ट्रक्चर की सूरत में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे एक अमीनो एसिड, ये एक अल्फा अमीनो एसिड आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पहला मोनोमर आपको दिख रहा है अल्फा अमीनो एसिड, CH है, NH2 ग्रुप इधर पर लगा हुआ है आपके पास, और इधर पर COOH को मैंने खोल दिया है ना भाई, एक्सपेंड कर दिया। तो बात ये ऐसे लिख दूँ कि ऐसे लिख दूँ? चैप्टर 10 में आने के बाद सबको पता है एक ही बात है, अब तक तो अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि सर इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ऐसी ही बात है ना। और चूँकि आप सब सारे स्टूडेंट जितने भी हैं तो माशाल्लाह रेगुलर क्लास में बैठते हैं, मैंने देखा बहुत कम बच्चे ऐसे जो एब्सेंट होते हैं आप में से, ठीक है, तो मेरी क्लास में लाजमी आते हैं। तो अब तो आपको पता है कि सर एक ही चीज़ है। हाँ, जो बहुत बार एब्सेंट होता है बच्चा शायद वो नहीं समझ पाए कि पता नहीं सर क्या चीज़ बनाते हैं, लेकिन जो रेगुलर आ रहे हैं तो उनको तो 1000 बार मैं बता चुका हूँ कि ये चीज़ एक ही है। अब तो माइंड में भी होगा, आँख बंद करके पता लगता है ये चीज़ सर यही होती है ना भाई, सही बात है ना भाई। तो ये बार बार क्लास लेने का फ़ायदा होता है, क्लास में बैठ भी जाते हैं ना आप और सुन लेते हैं ना, तो दैट्स इट, इतना भी काफ़ी होता है। कुछ ना कुछ नॉलेज डेवलप हो जाती है, भले आप घर पे पढ़ो ना पढ़ो, जाके कुछ ना कुछ नॉलेज क्लास में डेवलप हो जाती है, ठीक है। और ये बहुत बेनिफिशियल होता है आगे जाकर आपके लिए। तो क्लास में ही नहीं बैठेंगे तो जाहिर सी बात है घर बैठ के रटना पड़ेगा चीज़ों को, तो और मुश्किल काम है जो, ठीक है। तो अल्फा अमीनो एसिड की जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या, ये अल्फा अमीनो एसिड मैंने एक यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। इसको बस मैं COOH के मैंने ओपन कर दिया। ओपन क्यों किया? चूँकि मुझे यहाँ पर मैकेनिज्म दिखाना है, ठीक है। आपको पता है सर जब मैकेनिज्म दिखा रहे होते हैं बॉन्ड को ओपन कर देते हैं, तो क्या आसानी से आपको समझ में आ जाए। मैं तो क्लोज करके भी बना सकता हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इसको ओपन अप कर देता हूँ, ठीक है। आप भी क्लोज करके ही बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। अगर आप एक्सपर्ट हो गए आप क्लोज चेन में बनाओ, मसला नहीं। मतलब बच्चे देख कर डर जाते थे, इतना मुश्किल स्ट्रक्चर बनाया आपने, तो वो तो मैंने आपके लिए खोला ना इसको, आप इसको ऐसे ही बना लो, आपके ऊपर है ये, नंबर कोई नहीं कटते। आप उसको कंडेंस में बना लो, आप उसको ओपन करके बना लो, जैसे आपको आसान लगे वैसे बनाओ, लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है। एक अमीनो एसिड, एक मोनोमर ये रहा, दूसरा मोनोमर ये रहा, ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे, लेकिन हम इतना तो बनाएंगे नहीं, टाइम है नहीं, अब बोर्ड में जगह सिर्फ 2 बना रहे हैं, लेकिन ऐसे 2 नहीं होंगे, मिलियंस ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स आर देयर, ठीक है। एक ये रहा, दूसरा, अच्छा ये भी अमीनो एसिड है। इस बार मैंने क्या किया, इसमें NH2 ग्रुप को खोल दिया, चेक करो, NH3OH को बंद रखा, NH2 ग्रुप को खोल दिया। अब हुआ क्या, देखो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में करीब आए, अब वाटर एलिमिनेट होगा। देखो NH2 ग्रुप से H और कार्बोक्सिलिक से OH, ये पूरा यहाँ से हमारे पास रिमूव होगा। तो ये H और OH ये वाटर है ना भाई, तो ये वाटर क्या होगा, जो मैंने बॉक्सअप किया हुआ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको ग्रीन से कर देता हूँ अंडरलाइन। ये देखो ये H और ये OH क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो -H2 हो गया, कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन, वाटर निकलेगा, फिर ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही हुआ है। अभी जो कार्बन नाइट्रोजन से रेड कलर से जो मैंने यहाँ पर रेड मार्कर से जो बनाया है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जिससे देखो ये मोनोमर और ये मोनोमर दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। और ये फर्दर आगे भी जुड़े होंगे। अब अगर मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पर OH को हटा दूँ और यहाँ से मैं एक और पेप्टाइड बॉन्ड बना देता हूँ, जो अगले क्या होगा, NH2 ग्रुप से जुड़ा होगा, और यहाँ से चाहता हूँ एक H हटाकर यहाँ एक और लिंकेज बना सकता हूँ। ऐसे करोड़ों तादाद में मॉलिक्यूल सारे रेड 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 आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा प्रोटीन। इसलिए हम उसको पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स इसके अंदर जुड़े होते हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, कोई पूछा तो बोलना पेप्टाइड लिंकेज से कैसे जुड़ता है, तो कोई बोले रिएक्शन लिख कर दिखाओ, तो रिएक्शन लिख, उतना मुश्किल तो नहीं, आसान सी बात है। यहाँ से OH निकलेंगे, यहाँ से H निकलेगा, मतलब COOH से ग्रुप से OH निकलेगा, अमीनो ग्रुप से H निकलेगा, वाटर बन के अलग होगा, साथ में जुड़ जाएंगे बॉन्ड पूरा करने के लिए अपना, क्लियर है।
तो ये मैंने एक बेसिक आपको बात बता दी, बड़ी आसान सी, ठीक है। बायो में भी बड़ा फायदा करेगी आपको ये बातें कि लाइक कि पॉलीपेप्टाइड्स किसे कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हम ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा डिटेल में देख रहे होते हैं, जैसे हम बायो में नहीं देखते कभी भी, ठीक है। बायो में टीचर नाम बता देते हैं ये बोले, लेकिन स्ट्रक्चर इतना डिटेल में नहीं बताएंगे अभी आपको जितना केमिस्ट्री के टीचर आपको बताएंगे, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ। ये ज़रूरी हो चुका है, हमारा स्ट्रीम यही है, हमें यही करना है डिस्कस। और ज़्यादा कहीं अगर बायोलॉजी की स्ट्रीम आनी शुरू हो जाएगी तो मैं आपसे पीछे हट जाऊँगा, मैं बोलूँगा ये मेरा काम है ही नहीं। सही बात है। जिस तरह से केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होनी शुरू है तो बायो वाले हट जाएंगे पीछे कि हमारा काम नहीं है समझाना। आसान सी बात है, हर सब्जेक्ट की अपना डोमेन है, ये मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ। एक ही टीचर हर कुछ नहीं पढ़ा सकते, आसान सी बात है। तो अब कहने का मकसद है कि ये तो हमारे पास समझ में आ गया पेप्टाइड लिंकेज सबको, तो मसला ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रोटीन बताया क्या होता है, अमीनो एसिड समझ में आ गया क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज समझ में आ गया क्या होता है, प्रोटीन कैसे बनता है। तो मसला नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, किसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, अलग सवाल बन सकता है इस पर। ये तो डेफिनेशन बन गई, प्रोटीन की डेफिनेशन आ गई, इस तरह अमीनो एसिड की डेफिनेशन हो गई, पेप्टाइड लिंकेज की डेफिनेशन हो गई, एमसीक्यूज बन गया, ये सब बन गया। अगर शॉर्ट नोट आ जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन, तो आपको इसमें से अक्सर बातें बतानी पड़ेंगी। मतलब आप 2 से 2.5 पेज तक, अब जैसे कि आपने ये सब लिख दिया, क्लासिफिकेशन बता दी, दैट्स इट, काफ़ी हो गया इतना। आप प्रॉपर्टीज़ और इंपॉर्टेंस ना बताओ क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा फिर ये। शॉर्ट नोट में तो आपके ऊपर है तो 2-2.5 पेज भरने होते हैं कैसे भी करके, वो शॉर्ट नोट कहलाता है। लेकिन अगर सिंपल अगर सिर्फ ये आ जाए कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो बस आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे। सवाल तो मेरे को 10 बन सकते हैं इसके अंदर से, ये तो आप भी जानते हैं। बुक के एंड में देखोगे सवाल बने में आपको पता लग जाएगा, लेकिन यही सब लिखा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सवाल लिखा है एक्सप्लेन एवरीथिंग विच यू नो अबाउट प्रोटीन, या जो कुछ टीचर ने आपको पढ़ाया था ना उस दिन वो सब लिख दो, ऐसा थोड़ी ना पेपर में आता है भाई। वो कुछ ना कुछ एक पॉइंट आता है, इतना तो आप जानते हैं। हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, सिर्फ केमिस्ट्री में तो नहीं होता ऐसा, फिजिक्स में भी होता है ऐसा, बायो में भी होता है ऐसा। तो नहीं होता कि एक पूरा टॉपिक लिख दो हेडिंग में जितना सर ने कराया था, कभी भी नहीं आता ऐसा, और बच्चों को यही नहीं पता होता है, और वो समझते हैं कि पूरा आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। और यही सबसे मेन नॉलेज है कि आप समझें कि क्वेश्चन किस तरह से आस्क किया जा रहा है, उसका आंसर क्या होने वाला है। सबसे मेन नॉलेज तो यही होता है पेपर सॉल्विंग के लिए, ना कि जो कुछ आता है सब लिख दें उठा के उसमें, ठीक है। तो उससे टाइम भी ज़ाया होता है ना भाई। आप प्रोटीन सिर्फ एक सवाल आ गया कि भाई डिफाइन प्रोटीन, बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दे, तो ज़्यादा लिख दे, नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो 1 नंबर का सवाल था ना, टाइम नहीं बचेगा उसके पास, लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन से पूरा छूट जाएगा उसके चक्कर में। इतनी तो अकल होनी चाहिए ना एक बच्चे के अंदर समझ, लेकिन नहीं होती कुछ बच्चों में ये समझ, वो पूरा लिख देते हैं उठा के, तो टाइम वेस्ट होता है। फिर उस चक्कर में दूसरे सवाल रह जाते हैं, बोलते टाइम नहीं बचा, ठीक है। तो ये गलत हो कॉन्सेप्ट है, जितना पूछा जाए उतना लिखना चाहिए। क्लासिफिकेशन पे आते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन में प्रोटीन को 2 तरह से क्लासिफाई करूंगा आज मैं, ठीक है। एक बेस्ड ऑन फंक्शन और एक पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। फंक्शन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से अलग अलग तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन के लिहाज से भी 4 टाइप है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी 4 टाइप है, तो दोनों के 4 टाइप बता देंगे। फंक्शन के लिहाज से 4 तरह के प्रोटीन होते हैं, कैटालिटिक प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और हार्मोनल प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहले कैटालिटिक प्रोटीन, जो कैटलिस्ट के तौर पे एक्शन करते हैं, जिनको एक और नाम दिया जाता है, इन्हीं कैटालिटिक प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। एंजाइम्स असल में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इनको कैटालिटिक प्रोटीन्स कहा जाता है। ये असल में होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट के बारे में आप में से हर बच्चा जानता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है ना भाई, स्लो डाउन भी कर सकता है। तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शन चल रहे थे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। आप उन रिएक्शंस में से कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं नॉर्मल कंडीशन पे, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको फास्ट करते हैं, फिजिबल करते हैं उस रिएक्शन को। तो एंजाइम्स जितने भी होते हैं सारे के सारे हमारे पास प्रोटीन होते हैं। अच्छा, और एंजाइम की एक खासियत ये होती है कि जब भी उनका नाम लिखा जाता है तो उनके एंड में क्या आता है, एज आ रहा होता है। तो एज, ओज मैंने बताया था पिछली क्लास में, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज पढ़ा था, और एज आ गया तो ये हमारे पास एंजाइम होता है, ठीक है। अब बहुत सारे एंजाइम से, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स इस वक्त भी हमारी बॉडी में मौजूद होंगे यकीनन, ठीक है। तो 3 एंजाइम्स के एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो फंक्शन सर अंजाम देते हैं, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये 3 है। अब तीनों बड़ा आसान से, जैसे अमाइलेज का काम क्या होता है, अमाइलेज एक हमारा एक प्रोटीन है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा होता है, जो मैंने आपको बताया था, याद करो। स्टार्च क्या, पॉलीसेकेराइड है, और हमारी बॉडी पॉलीसेकेराइड्स को डाइजेस्ट नहीं करती, उसको पहले वो डिकम्पोज करती है किसके अंदर भाई, ग्लूकोज यूनिट्स के अंदर। तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस मैंने बताया कि जो ओरल कैविटी है तो उसी में से स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह से जो सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा के अंदर होता है अमाइलेज। वो अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च है उसको डिकम्पोज कर देता है स्मॉल यूनिट्स में, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो वो स्पीड में ये काम करता है, बहुत तेज़ी में ये काम करता है। तभी थोड़ी देर मैंने बताया था, रोटी आप चिबाते हैं तो मीठी लगती है, तो वो अमाइलेज का काम होता है जो इस रिएक्शन को फास्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन को, ऐसा ही है।
तो ये अमाइलेज हो गया। इस तरह से अमाइलेज के बाद, क्योंकि स्टार्च को अमाइलोज भी कहा जाता है असल में, क्योंकि अमाइलोज को ये डिकम्पोज कर रहा है, दैट्स वाई अमाइलेज कहला रहा है। तो स्टार्च को बायोलॉजी में अमाइलोज भी हम कहते हैं, ठीक है, तो ओज आते हैं। इसी तरह से प्रोटीन है, प्रोटीन भी जब हम यूज़ करते हैं, प्रोटीन हम खाते हैं, प्रोटीनस कोई भी चीज़, गोश्त वगैरह, ठीक है, चिकन वगैरह, मटन, बीफ, वॉटएवर, जो भी गोश्त है उसके अंदर प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जब हम खाते हैं तो हमारे फिर उसमें जो एंजाइम होता है प्रोटीएस, अब प्रोटीएस क्या करेगा, प्रोटीन को डिकम्पोज करेगा स्मॉल यूनिट में, दैट इज अमाइनो एसिड यूनिट्स के अंदर डिकम्पोज कर देगा, फिर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी। तो प्रोटीएस का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे लिपिड्स। अभी लिपिड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, एक लंबी अलग दुनिया है ये लिपिड्स की। तो लिपिड्स होते हैं चर्बी वगैरह, अभी थोड़ा देर के लिए तेल चर्बी जिसको हम कहते हैं, ऑयल्स एंड फैट, लेकिन इतना आसान नहीं है लिपिड को समझना, जैसे उसको समझना प्रोटीन को, वैसे लिपिड्स को भी समझेंगे। तो लिपिड्स जो होते हैं तेल चर्बी वगैरह, उसको जो है वो उसको हमारे पास डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, दैट इसको लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, लिपिड्स को फैटी एसिड्स में जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उसमें डिकम्पोज कर देता है। और ऐसे हज़ारों की तादाद में एंजाइम्स होते हैं, 3 बुक में लिखे हैं, वो तीनों याद रखने, ठीक है। तो एक हमारे पास अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डिकम्पोज करेगा, और प्रोटीएज प्रोटीन को डिकम्पोज करेगा, और लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को डिकम्पोज करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये कब क्या होगा, हमारे बॉडी में जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा होगा। ये सब एंजाइम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं किसी रिएक्शन को, फास्ट कर रहे हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को। और भी होते हैं हाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस, बहुत सारे होते हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम उसको ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो बायोलॉजी का स्ट्रीम है, हम नहीं पढ़ते उसको। स्टोरेज प्रोटीन की बात जब हम करेंगे, स्टोरेज का क्या मतलब होता है, सेव करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को सेव करना, किसी चीज़ को महफूज करना। स्टोरेज, जैसे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, SSD हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं जो क्या करते हैं, आप कोई भी डेटा को स्टोर करती है, CS कंप्यूटर साइंसेस के अंदर पढ़ते हैं। बिल्कुल, स्टोरेज का मतलब महफूज करना है। स्टोरेज प्रोटीन क्या होंगे, जो एनर्जी को या मुख्तलिफ मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, नाम में जाहिर हो रहा है, स्टोरेज प्रोटीन विच स्टोर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो नाम से खुद ही डेफिनेशन बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब स्टोरेज प्रोटीन में एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है, एल्ब्यूमिन और केसिन। एल्ब्यूमिन, अच्छा प्रोटीन में ना, प्रोटीन के नामों के आखिर में अक्सर इन आ रहा होता है, सब में नहीं लेकिन अक्सर में इन आ जाता है, जैसे केसिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन, तो इन आ रहा होता है। जैसे एंजाइम्स में बोला ना, एज आ रहा होता है, इसी तरह से नॉर्मली प्रोटीन में इन भी आ रहा होता है, इसका सफिक्स होता है, ये पेप्सिन वगैरह बहुत सारे होते हैं, ट्राइप्सिन वगैरह। तो एल्ब्यूमिन जो हमारे पास है, एल्ब्यूमिन हमारे पास होता है एग के अंदर, एग के अंदर। अच्छा, एग में भी खास बात याद रखिएगा बच्चों, एग वाइट के अंदर अंडे के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एग वाइट और एक होता है एग यॉक, मतलब अंडे की सफ़ेदी और अंडे की जर्दी। जो एग वाइट होता है उसमें प्रोटीन होता है, और एग यॉक जो होता है ना उसमें होता है फैट, लिपिड जिसको हम कहते हैं। इसलिए अक्सर जिनकी वेट ज़्यादा होता है ना, तो वो एग जो है ना यॉक नहीं खाते। जिम ट्रेनर्स कहते हैं यॉक हटा के खाओ, और जिनको वेट मास चढ़ाना होता है उसको बोलते हैं यॉक खाओ, ठीक है, मतलब जो पतला हो काफ़ी ज़्यादा, तो लीन बॉडी हो, तो उसके लिए तो एग वाइट में अलग चीज़ है। एग वाइट के अंदर जो है ना वो क्या चीज़ हमारे पास होता है, दिस इज प्रोटीन, वो प्रोटीन है जो आपकी। और बाकी जो एग यॉक है आपके पास, वो क्या करेगा, वो उसके अंदर लिपिड्स हैं। तो पूरे एग के अंदर याद रखना कि एल्ब्यूमिन नहीं होता, एल्ब्यूमिन एग वाइट के अंदर होता है, अंडे की सफ़ेदी के अंदर होता है, ठीक है, और जर्दी के अंदर तो पूरा वो फैट है, टोटल लिपिड्स इसको हम कहते हैं, ठीक है, सही क्लियर है। और भी चीज़ें होती हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको बता रहा था जो आपको याद रखना है। इसी तरह केसिन, केसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो मिल्क में या दूध में मौजूद होता है, तो मिल्क भी प्रोटीन रिच होता है, तो उसमें केसिन नाम का प्रोटीन होता है। तो ये स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं जो मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट करेगा मुख्तलिफ मिनरल्स को या ऑक्सीजन को इधर से उधर बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब सिंपल आप जानते हैं, इधर से उधर करना किसी चीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं बेटा, मिनरल्स को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, इधर से उधर कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं। और में सबसे मशहूर जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसको याद रखना है आपको, दिस इज हेमोग्लोबिन। यस, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत एक मशहूर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग से कैरी करके तमाम जो है वो सेल्स की तरफ, टिश्यूज़ की तरफ लेकर जाता है। तो ये हेमोग्लोबिन कहलाता है, और उसका कलर रेड होता है, तो खून इसलिए लाल आपको दिख रहा होता है। RBCs के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, तो खून का लाल कलर आप सब जानते हैं हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, 9-10 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। इसी तरह से एक हमारे पास आता है हार्मोनल प्रोटीन, ठीक है। हार्मोनल प्रोटीन किसे कहते हैं, जो हार्मोन्स सुना होगा आपने अगर, हार्मोन्स, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ना बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस क्योंकि बहुत बेसिक बताऊंगा। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, उसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम एक होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम होता है, उसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं,
बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, लाइक थायराइड ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं। अब जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है हार्मोन्स को सिक्रीट करना। हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, वो हार्मोन क्या करते हैं? आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, उसके पूरे मैकेनिज्म को। ऐसे ही होता है आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब में मदद कर रहे होते हैं हार्मोन्स। ये बड़ी डिटेल इसकी बायोलॉजी है, ठीक है। तो हार्मोनल, अच्छा, और हार्मोन्स जो होता है ना बेटा, वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं असल में, तो उनको हार्मोनल प्रोटीन्स कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। बड़ा एक काम इसका हमारी बॉडी के अंदर, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो हार्मोनल प्रोटीन्स क्या करते हैं? दीज प्रोटीन्स हेल्प इन रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद देते हैं। बाकी इंपॉर्टेंस में जब मैं आऊँगा तो डिटेल में बता दूंगा कि ये चीज़ क्या करती है। अभी तो मैंने बताया 4 टाइप्स इसकी, तो बड़ी आसान सी बात है। तो 4 टाइप्स कौन कौन सी होगी? पहले हमारे पास हो गई बायोलॉजिकल प्रोटीन, मतलब सॉरी कैटालिटिक प्रोटीन, दैट इज एंजाइम। दूसरी हमारे पास हो गई स्टोरेज प्रोटीन, जो स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। तीसरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में इधर उधर मिनरल्स को। और चौथा हार्मोनल प्रोटीन, जो क्या करते हैं? बॉडी को, फंक्शन ऑफ बॉडी को रेगुलेट करता है। तो 4 टाइप्स है फंक्शन के लिहाज से, काम के एतबार से। बात समझ में आ गया सबको? कोई मसला? बेसिक नॉलेज के लिए इंजीनियरिंग वालों को समझ में आ रहा है ना भी क्या बता रहा हूँ? कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा कि सर ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो कोई डॉक्टर नहीं बन जाएंगे आप इसको पढ़ने से। ये बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ सिर्फ मैं, ये नहीं कि आप सर्जन बन के सर्जरी करना शुरू कर देंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत पढ़ना पड़ता है, सब पागल हो जाते हैं बच्चे पढ़ के। तो हम सिर्फ बेसिक ही पढ़ रहे हैं, जानते हैं बच्चे, ठीक है। और मेडिकल के स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि सर ये बहुत बेसिक लिखा हुआ है, ये सेकेंडरी केमिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, शुरू होते ही खत्म हो गया टॉपिक है तो प्रोटीन का। चूँकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना भाई, हमारा स्ट्रीम है ही नहीं वो पढ़ना। इसी तरह से चूँकि उनको भी पता है किताब लिखने वालों को कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इस किताब को पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा डेविएट नहीं करते टॉपिक से, ठीक है। सिंपल सी बात है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये इस तरह से अगर केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स अगर डाली भी जाएगी, फर्स्ट में जो डाली गई थी वो मेडिकल वालों को देखते हुए डाली गई थी कि ऐसी मैथमेटिक्स हो न्यूमेरिकल के अंदर जो मेडिकल वाले कर पाएँ इजिली। ये नहीं कहा कि सर हमें क्यों मैथ्स सॉल्व करना पड़ रहा है, देखते हुए नज़र में रखते हुए ये चीज़ें डाली जाती है ना बुक के अंदर कि मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों पढ़ेंगे उसको। इस तरह से फर्स्ट हमारे मेडिकल वालों को मसला नहीं आता था केमिस्ट्री पढ़ने में, जबकि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स होते थे, कैलकुलेशंस होती थी, बट कर लेते थे। इस तरह सेकेंडरी में इंजीनियरिंग वालों को मसला नहीं आना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आप ये भी कर लेंगे, आसान सी बात है ना भाई। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो 4 टाइप, बड़ा ऐसी है तो और आसान है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तो पता ही है हमें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और चौथी एक और टाइप है क्वाटनरी, ये मैं आपको जरा बताता हूँ। अच्छा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा उसमें, लाइक जैसे कि होता है ना, एक तो हम लोग पढ़ रहे होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी उसमें नोमेनक्लेचर के अंदर, याद है अल्कोहल्स में, इसमें उसमें। तो अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो पता है, 4 डिग्री पढ़ा है कभी? 4 डिग्री हो भी नहीं सकता, हमने पढ़ा है 3 डिग्री तक हो सकता है ना, लेकिन 4 डिग्री हो सकते हैं अल्केन्स का, 4 डिग्री कार्बन्स हो सकते हैं। ज़रा देखें, जैसे कि अगर मैं ये कार्बन ले लूँ ना, अब इस कार्बन की अगर इस तरफ एक रेडिकल अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन है प्राइमरी, इधर पे एक रेडिकल है 2 डिग्री है, अब ये कार्बन 3 डिग्री है। अच्छा, इधर पे भी एक रेडिकल तो आ ही सकता है ना, इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? 4 डिग्री, या इसी को हम लोग कहते हैं क्वाटनरी। तो कार्बन 4 डिग्री हो सकता है अगर अल्केन्स हो तो, हाँ अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो जाहिर सी बात है 3 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। अल्केन्स के अंदर 4 डिग्री कार्बन भी होते हैं। एप्टीट्यूड में सवाल आता है कि हाउ मैनी 4 डिग्री कार्बन आर देयर, तो वो फिर हम उसमें देख लेते हैं। अगर वो कार्बन जो 4 तरफ से दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ऐसा तो पॉसिबल है, तो ये क्वाटनरी होगी, इसको हम क्वाटनरी कार्बन कहते हैं। फेडरल बोर्ड में पढ़ते हैं उसको हम लोग, वरना हमारे यहाँ तो सिर्फ 3 डिग्री तक ही है जो कराची में हम पढ़ रहे हैं। तो क्या फ़र्क है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? अच्छा, इसका इससे ताल्लुक कुछ नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस बात से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं जो अभी मैं बताने वाला हूँ। बस ये स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं, तो उनको अलग अलग नाम दे दिया गया। बहुत सिंपल मैंने वर्डिंग्स में बताई, लंबी कहानी कोई नहीं सुना रहा आपको। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन और क्वाटनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिहाज से। प्राइमरी प्रोटीन क्या होते हैं? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। बता अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? एक लीनियर सीक्वेंस में ज्वाइन होते हैं ऐसे करके सीधे, एक लीनियर सीक्वेंस में अगर अमीनो एसिड्स ज्वाइन है सीधे, तो उसको क्या कहता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटीन। सेकेंडरी में क्या होगा सर? इट हैज़ अ वाइंडिंग स्ट्रक्चर। वाइंडिंग मतलब होता है घूमता हुआ, स्विरलिंग जिसको कहते हैं ना, स्विरलिंग, वाइंडिंग, घूमता हुआ एक स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर। जैसे आप देख सकते हो, जैसे डीएनए में होता है ना हेलिक्स टाइप का, हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर। तो अगर इस तरह से घूमते हुए स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से जो है ना, अगर सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी प्रोटीन। याद रखना, वाइंडिंग स्ट्रक्चर, घूमता हुआ स्ट्रक्चर है तो फिर सेकेंडरी है। अब क्या इसकी डिटेल में नहीं जानी। टर्शरी प्रोटीन किसे कहेंगे? इट हैज़ अ 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, हैविंग फोल्डेड एंड रीफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेंज।
अब इसका स्ट्रक्चर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जिस तरह से ना किसी धागे वगैरह को इस तरह से, या फिर जैसे कि जब माइक वगैरह जब हम निकालते हैं, जैसे माइक अगर ऐसे ही पड़ा रह जाए हैंड्स फ्री, तो आपको पता है कभी आप ऐसे निकालोगे सीधा कभी नहीं मिलेगा वो आपको। हैंड्स फ्री की आदत है हमेशा, पता जब आप कितना भी सीधा रख दो, लेकिन जब वो निकलेगा एक दिन बाद तो अजीब सा होकर निकलेगा, जैसे खुद ही वो मूव कर जा रहा है, पता नहीं कैसे होता है ना ऐसा, फिर उसको घुमा के 2 मिनट तो उसको निकालने मिलेगा, अक्सर ऐसा होता है। तो वो जो हाँ ऐसे ही मुड़ा भाई ना, मतलब कहाँ तक आ रहा है, दैट्स इट, कहाँ तक आ रहा है मेरे को, मतलब खोलेगा कौन उसको, ठीक है, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन वो खुद ब खुद मुड़ जाता है, कहा जाता है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बड़ा ना हैपहैज़र्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अजीब सा ना, तो इस टाइप का हो रहा होता है ना बिल्कुल। तो ये स्ट्रक्चर होता है टर्शरी प्रोटीन का, हैपहैज़र्ड टाइप का, 3 डायमेंशनल, फोल्डेड, डीफोल्डेड, फोल्डिंग हुई होती है, कहीं पर नहीं फ्री फोल्डिंग हुई होती है, कहीं मुड़ा होता है, कहीं नहीं मुड़ा होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड टर्शरी प्रोटीन या टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कितनी आसान बेसिक बात मैं बता रहा हूँ आपको। लीनियर है तो हमारा प्राइमरी है, वाइंडिंग है तो सेकेंडरी है, और अगर हैपहैज़र्ड टाइप का है, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग कहेंगे टर्शरी। ये सारे आप देख सकते हैं कि अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। डायग्राम नहीं बनानी है आपको, आप सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है इसकी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, लास्ट सबसे क्वाटरनरी क्या है, इतना ज़्यादा तो डेंजरस कर दिया। पहले देखो कॉम्प्लेक्स करते जा रहे, फालूदा बनाते जा रहे, पहले सीधा किया, फिर स्विल्ड किया, फिर उसको बिल्कुल एकदम क्या कर दिया, आड़ तिरछा। अब क्या करेंगे सर, तो पहले इतना आड़ तिरछा हो गया, तो अब 4 डिग्री में क्या आएगा, तो क्वाटरनरी में क्या आएगा। तो ये अच्छा सवाल आता है, क्वाटरनरी में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स तो ये भी था, वैसे इसको भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल प्रोटीन यूनिट। ये इसकी अलग बात है कि इसमें क्या होता है, एक ने बहुत तरह के प्रोटीन, मल्टीपल टाइप के प्रोटीन साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसा अब यहाँ पर देखो, ये भी वैसे ही बना हुआ है सर, ये तो बिल्कुल इसी की तरह बना हुआ है। लेकिन आप देखो सारे एक तरह के प्रोटीन से ना, सब रेड कलर से मैंने अमीनो एसिड्स बनाए, लेकिन यहाँ पर मैंने रेड भी बनाया, ग्रीन भी बनाया, ब्लू भी बनाया, ब्लैक भी बनाया। मतलब मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन जब आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। सब यूनिट्स उसके अंदर प्रोटीन्स के अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर ये बना होता है, मल्टीपल अमीनो एसिड से। तो जैसे मिसाल के तौर पे हेमोग्लोबिन जो होता है, उसके 4 सब यूनिट होते हैं। 4 तरह के प्रोटीन जब जुड़ते हैं तब जाकर क्या होता है, हमारे पास हेमोग्लोबिन बनता है। तो वो क्वाटरनरी प्रोटीन कहलाता है हमारे पास है। बात समझ में आ गई। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से बेटा 4 तरह है। प्राइमरी प्रोटीन जिसमें लीनियर अरेंजमेंट हो, सेकेंडरी प्रोटीन जिसमें वाइंडिंग हो, स्विरलिंग हो, टर्शरी प्रोटीन जो 3 डिग्री का हो, फोल्डेड रीफोल्डेड स्ट्रक्चर हो, और क्वाटरनरी प्रोटीन जिसके अंदर जो है वो मल्टीपल टाइप्स के प्रोटीन साथ में जुड़े हुए एक 3D स्ट्रक्चर के अंदर। बस समझ में आ गया, सबको याद हो गया, साथ साथ याद होना चाहिए, घर जाके याद नहीं करना पड़े, ऐसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। तो मसला याद है, कोई क्वेश्चन, सही है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन की बात करें तो 4 प्रॉपर्टीज है, हर चीज़ 4 है जैसे मैंने बताई। तो तो 4 टाइप्स हैं, वो बड़ी बेसिक हैं, मतलब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। पहला कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। प्रोटीन जो है ना वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे कोई भी प्रोटीन के लिए मिल्क ले लें आप, अब मिल्क है तो मिल्क क्या होगा, मिल्क बात है सॉल्यूशन बना लेगा। अच्छा एग अगर आप ले लें, हाँ हुआ हुआ होता है, बिल्कुल सही बात है, तो हुआ वही होता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि दूध में पानी मिलता था, और अब जो है वो पानी में दूध मिलता है, बस ये उल्टा हो गया थोड़ा सा। मतलब पहले बहुत सारे दूध में थोड़ा पानी होता था, बहुत सारे पानी में थोड़ा दूध मिला देते, उसमें भी कलर वाला ऐड करके थोड़ा वाइट कर देते उसको। तो पता ही है सबको। तो आज हमने दूध वालों को रोस्ट कर दिया। तो कहने का मकसद है लाइक कि होता है ऐसा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं जब वो लेक्चर देख रहे होते हैं ना, ऐसे कमेंट में कभी कभार आता है, 1000 में से कमेंट ऐसा आता है कि सर आप इधर उधर की बातें करते हैं, आप सिर्फ लेक्चर में रख कीजिए। मैं बोलता हूँ मैं नीचे कमेंट करता हूँ, आप नहीं देखो मेरा लेक्चर, दैट्स इट। मैंने अब देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, दो मैं तो उतना लंबी कहानी करता नहीं हूँ। मैं नीचे लिख देता हूँ भाई नहीं देखो लेक्चर, कहीं और देख लो, कोई और अपलोड करा देख लो जाके कराची में, मेरे अलावा कोई कर रहा है, ठीक। तो है ही नहीं ना 4, आपको देखना यहीं पर आकर घूम फिर के दरी पर आ जाएंगे, तो देख लो चुपचाप से, ठीक है। तो मतलब चलो भाई 10 चॉइसेस है ना, तो बंदा छोड़ के कहीं और जा रहा है, लेकिन यहाँ तो चॉइस नहीं है आपके पास। केमिस्ट्री का ये फ़ायदा है क्यों बनाते ही नहीं है, ओके। बाकी कंप्यूटर पढ़ना है, पाइथन सीखना है तो 10,000 चैनल खड़े हैं, जावा सीखना है, सी लैंग्वेज 10,000 है, ग्राफिक्स सीखना है 10,000 चैनल है, केमिस्ट्री का दिखाओ है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कोई आता ही नहीं है इस तरफ, ना पढ़ना चाहते ना पढ़ाने चाहते, तो ये मेरा बेनिफिट है इसमें। तो कहने का मकसद इसको चुपचाप से लेक्चर को सुना करें, ठीक है, जो बच्चे भी इसको कमेंट्स ऐसे करते हैं, ओके। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूँ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फायदे या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की खसूसियात। पहला तो मैंने आपको बता दिया पानी में हल हो जाता है, जैसे कि दूध पानी में हल हो जाती है, आपको पता ही है। इस तरह एग वाइट जो है ना वो पानी में सॉल्युबल होता है,
एग वाइट जो है ना वो पानी में हल हो जाता है, लेकिन एग यॉक नहीं होता। जर्दी हल नहीं होता, लेकिन सफ़ेदी हो जाएगा। चूँकि जर्दी जो होता है हमारे पास वो क्या होता है बेटा, वो हमारे पास लिपिड है, वो फैट, लिपिड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो पूरे अंडे की बात करें तो उसमें से एग वाइट होता है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, दे आर एम्फोटेरिक। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है? एसिडिक प्लस बेसिक। जो चीज़ एसिडिक बेसिक दोनों नेचर रखे उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। नेचर में ये एम्फोटेरिक होता है। कैसे एम्फोटेरिक होते हैं आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब COOH ग्रुप हमारे पास जो है क्या एसिडिक ग्रुप होता है? H+ दे सकता है ना ये अपना, एसिडिक ग्रुप है तो एसिडिक तो है। क्या NH2 ग्रुप बेसिक होता है? चलो नहीं पता तो मैं आपको, क्या लोन पेयर है इसके पास? तो ये लोन पेयर दे सकता है ना NH2 ग्रुप। लोन पेयर डोनर क्या होता है? बेस होता है ना भाई। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको एसिड भी मिल रहा है और आपको बेसिक ग्रुप भी मिल रहा है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा? एम्फोटेरिक हो गया। ये एसिडिक ग्रुप दिखा और ये बेसिक ग्रुप दिखा, तो एसिडिक बेसिक दोनों है। और जो चीज़ एसिडिक बेसिक दोनों हो तो हमने क्या पढ़ा था उसको? एम्फोटेरिक। फर्स्ट टाइम में पढ़ा था ना हमने चैप्टर में, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो पढ़ा था ना, दोनों नेचर रखते हैं एसिडिक बेसिक। तो एम्फोटेरिक होते हैं बेटा ये नेचर में। वेरियस प्रोटीन्स आर कलर्ड। अक्सर प्रोटीन बेटा क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। कलर्ड प्रोटीन भी होते हैं, जरूरी नहीं है कलरलेस हो। हाँ कह सकते हैं कि भाई एग वाइट जो है वो कलरलेस है, लेकिन अक्सर प्रोटीन बेटा कलर्ड होते हैं, सच एज जैसा कि हेमोग्लोबिन विच इज रेड इन कलर। तो जो हेमोग्लोबिन हमारे पास है, जो हेमोग्लोबिन हमारे पास होता है वो रेड कलर का होता है। और जो RBCs के अंदर होता है ना, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, दैट्स में हमारा जो खून है वो रेड होता है RBCs की वजह से, ठीक है। और जिनके ब्लड में RBC नहीं होगा, रेड ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन नहीं होगा, उनका खून रेड नहीं होगा। जैसे प्रॉन्स वगैरह होते हैं, तो आपने देखा होगा प्रॉन्स, झींगे वगैरह, उनमें नहीं होता हेमोग्लोबिन, तो इसलिए अक्सर आर्थ्रोपोड्स के अंदर नहीं होता ये, ठीक है, हेमोग्लोबिन, तो उनके खून नहीं निकलता, वाइट टाइप का ही होता है वो। तो ये इनकी जिनके ब्लड में हेमोग्लोबिन है तो वो रेड होगा। अच्छा, रेड क्यों होता है? हेमोग्लोबिन का वर्ड जो निकला है ना, ऐसे ही मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देखो, हेम से निकला है। और हेम के मतलब क्या होता है? आयरन। जैसे हेमेटाइट और सुना होगा आपने, आयरन। तो यहाँ पर इसमें होता क्या बेटा? Fe+3 आइंस होते हैं, फेरिक आइंस होते हैं उसके अंदर। और आयरन Fe+3 आइंस के कलर हम जानते हैं रेडिश टाइप का होता है। और Fe+3 आइंस की वजह से क्या होता है? हेमोग्लोबिन जो होता है ना उसका कलर रेड होता है, और जब वो खून में शामिल होता है तो पूरे ब्लड को वो रेड करता है, RBCs को, ठीक है। तो ये हेमोग्लोबिन है, दैट इज। और किस वजह से रेड है बेटा? Fe की वजह से, आयरन की वजह से। इसी तरह से हमारे पास जैसे पत्तों में हेमोग्लोबिन नहीं होता तो उसमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का होता है, वो क्रोमियम होता है उसके अंदर है, तो वो ग्रीन कलर का होता है क्रोमियम आइन, तो वो ग्रीन पत्तों को, लीव्स को ग्रीन कलर दे रहा होता है। वो ड्राई हो जाते हैं तो फिर वो कंपोजिशन चेंज होती है, वो येलो टाइप का हो जाता है फिर वो। तो ये अलग पूरी केमिस्ट्री इसकी है। तो कहने का मकसद है कि कुछ बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं ना बेटा कलर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने हेमोग्लोबिन का बता दिया, इसका देखना रेड होता है, वैसे पता भी होगा, कोई नई बात तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट है चौथा, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज चेंज्ड बाय हीटिंग। हीटिंग करने से क्या होता है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, अपना स्ट्रक्चर वो लॉस कर देते हैं। प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर लॉस करते हैं हीट करने से। जैसे कि एक बड़ा मशहूर एक जुमला होता है ना कि अक्सर चीज़ों को जब गर्म किया जाता है तो वो चीज़ें पिघल जाती हैं, लेकिन जब अंडे को जब गर्म किया जाता है तो वो बजाय वो तो सॉलिड हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई गर्म करने से? एग्स को अक्सर ये सवाल आता है ना, ऐसा पूछते हैं पहली में, पता ऐसा क्यों होता है भाई? तो हाँ यस, कुछ भी बना सकते हैं। तो वो इस वजह से होता है कि जब हम एग वाइट को हीट करते हैं ना, प्रोटीन जब हीट होता है तो अपने स्ट्रक्चर को लॉस कर देता है, और वो लिक्विड से क्या होता है? वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सही है। तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उसका हीट करने पर, तो अपना स्ट्रक्चर लॉस कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये दैट्स वाई कि द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज चेंज्ड बाय हीटिंग, ठीक है। जब भी प्रोटीन को हीट करोगे स्ट्रक्चर चेंज होगा उसका। जैसे अंडे को ज़्यादा पता है तो लिक्विड टाइप का है, लेकिन जब हीट करते हैं तेल में डाल के तो क्या होता है? वो सॉलिड हो जाता है ना भाई। तो ये तो जाहिर सी बात है, नाश्ते में करते हैं, पता ही, कोई नई बात थोड़ी ना करोगे सर, आपने नई बात आज इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दिया। तो ये बहुत बेसिक बात है जो हम जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर डॉक्टर नहीं बनना पड़ेगा कि ऐसा होता है और ये होता है सर। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई? लास्ट हेडिंग बताऊंगा, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। यहाँ तक समझ में आ गया मसला? नो क्वेश्चन। प्रोटीन के फायदे, तो 4 फायदे प्रोटीन के। प्रोटीन की क्या अहमियत है हमारी बॉडी में, इसको समझ लें, आखिरी बात समझें। यस गर्ल साइलेंट। तो बहुत सारे इसके अलावा भी होंगे, 4 पॉइंट्स बुक में थे, 4 पॉइंट मैंने लिख दिए, ठीक है। पहला है प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। प्रोटीन जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को, जाहिर सी बात है। फूड इंटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट है, डाइट है ये हमारा,
गोश्त वगैरह खाते हैं, दैट से पता एनर्जी देता ही हमें। और कितने एनर्जी देता है याद रखिएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन आपको देता है 4 कैलोरी एनर्जी। अच्छा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की एनर्जी वैल्यू सेम है बेटा। प्रोटीन भी एक ग्राम 4 कैलोरी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी 1 ग्राम 4 कैलोरी देता है। लेकिन प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है फिर? चूंकि वो आपके न्यूट्रिएंट के अलावा भी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शंस अंजाम दे रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ प्राइम इंपॉर्टेंस। एनर्जी वैल्यू के लिहाज से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सेम है। और इससे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? लिपिड्स। तो वो कल हम पढ़ेंगे, वो तो इंस्टेंट एनर्जी मैंने बताया था देता है आपको, ठीक है, ऑयल फैट जो होता है, तो वो कल पढ़ेंगे उसके बारे में। तो 1 ग्राम याद रखिएगा 4 कैलोरी एनर्जी दे रहा है, एमसीक्यूज़ में पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट है सेकंड है हेमोग्लोबिन, जो हमारा अभी बताया था मैंने आपको, क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू एवरी टिश्यू ऑफ बॉडी। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से, फेफड़ों से आपकी बॉडी के हर टिश्यू में। टिश्यू इज एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन का बताया था ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर फिर वो ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी में हर तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करता है। फिर उसके बाद कंबस्टन का अमल होता है, तो फिर एनर्जी मिलती है बॉडी को। थर्ड है हार्मोन्स आर प्रोटीन। हार्मोन्स का बताया था, जो हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं, यहाँ पर बताया था, याद करो उसमें, ठीक है, 11 हार्मोनल प्रोटीन। तो हार्मोन्स आर प्रोटीन विच रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। जो बहुत सारे बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, फिजियोलॉजी आपको पता है एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जिसके अंदर हम फंक्शनलिटी ऑफ ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं, कौन सा ऑर्गन कैसे जो है बिहेव कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो फिजियोलॉजी कहलाती है। तो फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है भाई, फंक्शंस को बॉडी में मदद करते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मैं जैसे एक थायराइड हमारे पास होता है, थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ गले पर यहाँ पर मौजूद होता है थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है बेटा, वो क्या करता है? आपकी ग्रोथ पे, बॉडी की ग्रोथ जो है ना, उसके डेवलपमेंट उसमें मदद देता है थायराइड ग्लैंड। अब होता अक्सर क्या है, और ये आयोडीन क्या करता है, उसको आयोडीन की कमी होने से क्या होता है? थायराइड की फंक्शनिंग खराब होती है, उसको फिर एक बीमारी होती है, गॉइटर कहा जाता है उसको। गॉइटर इज ड्यू टू द लैकेज ऑफ, मतलब लैकनेस ऑफ आयोडीन इन योर बॉडी। तो जब तो क्या होता है, गॉइटर क्या आता है ना, वो फिर यहाँ से टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ से मम्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो गॉइटर की बीमारी कहलाती है। अच्छा, उससे फिर होता है कि इंसान की बॉडी फंक्शनलिटी भी चेंज हो जाती है। अक्सर लोगों को जो है ना थायराइड का मसला होता है, तो वो आपको 6 महीने लगेगा बहुत मोटे हैं, 6 महीने लगेगा बहुत पतले हैं। अक्सर आपने ऐसा देखो फ़ौरन से बॉडी चेंज होती है, मतलब कि एक इंसान अचानक से लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, अचानक से लगता है यार बहुत ज़्यादा लीन हो गया ये। आप उससे पूछेगा भाई ये क्या मामला है, पिछले साल ऐसे थे आज ऐसे, तो वो कहता है मुझे थायराइड का मसला है। तो थायराइड क्या करता है? आपके बॉडी की ग्रोथ में मदद देता है। और अगर ये थायराइड फंक्शनलिटी ख़राब हो जाए तो सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी फंक्शनलिटी सही तरह से नहीं करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं। एंटीबॉडीज किसे कहा जाता है बेटा? ये भी एक इम्यून सिस्टम जिसकी बात करते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इम्यून सिस्टम किसे कहा जाता है? हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी जिसको हम कहते हैं, पुलिस फोर्स, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो क्या करता है बेटा? आपको बहुत तरह की बीमारियों से बचाता है। तो दो चीज़ें होती है बेटा, एक होता है एंटीजेंस। एंटीजेंस किसे कहते हैं? एंटीजेंस वो तमाम चीज़ें जो आपकी बॉडी को बीमार कर दें, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो आपकी बॉडी के अंदर आए, जरासीम वगैरह कुछ भी आपके फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के बॉडी के अंदर आ जाएं, बैक्टीरिया, वायरस, व्हाटएवर, ये एंटीजेंस है। ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी को बीमार कर देते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर क्या रखा है? एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं और वो लड़ते हैं एंटीजेंस के खिलाफ और पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बॉडी से क्या करें, उस जरासीम को बाहर निकाल दें। वो हर तरह से कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर आया ना, अब वायरस बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर पसंद नहीं है, लो टेम्परेचर में जीने वाले हैं ये। बॉडी क्या करती है? फ़ौरन से टेम्परेचर बढ़ा देती है बॉडी का, बुखार जिसको कहते हैं, बुखार आ जाता है। बुखार आपके बॉडी के फ़ायदे के लिए होता है, सिंपल सी बात है, नुकसान के लिए नहीं होता है। बुखार का मतलब आपकी बॉडी लड़ रही है किससे? जरासीम से। तो वो फ़ौरन से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि क्या हो जाए? जरासीम भाग जाए। जब जरासीम चले जाते हैं तो खुद बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता होता है ऐसा। तो ये, और कभी कभार होता है समटाइम्स के ना बॉडी, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई नया किस्म का ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है। अच्छा, पुराने ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में आते हैं ना, अगर एंटर करते हैं तो उसका पहले से नोट डाउन होता है बॉडी के अंदर, डीएनए के अंदर लिखा होता है कि, चलो उसको मैं बताता हूँ अजान के। तो लास्ट पॉइंट में बता रहा था, फोर्थ पर, कि एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो इम्यून सिस्टम को बता रहा था कि इम्यून सिस्टम के बारे में आप नहीं जानते, तो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको पुलिस फोर्स या डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी कहते हैं, जो क्या करता है? हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो एक चीज़ होती है एंटीजेंस जिसको हम कहते हैं। एंटीजेंस क्या करते हैं बेटा? वो अटैक करती हैं बॉडी में।
वो कोई भी हमारा पैथोजेंस हो सकते हैं, लाइक जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी किस्म का, वो आपकी बॉडी में आता है। फिर आपकी बॉडी क्या करती है, डिफरेंट तरह के ना उनके पास पूरा पैटर्न है जिससे उस बीमारी से लड़ती है। सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर किया है या वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया है, एंटीजेंस, तो हमारी बॉडी को पहले से पता होता है कि यार ये कौन सा बैक्टीरिया है जो कि एंटर किया है, ठीक है। जैसे कि पुलिस में होता है ना, नॉर्मली पुलिस फोर्स में होता है, अगर कोई बंदा पहले क्राइम कमिट कर लेना, पहला क्राइम, तो उसका FIR बन जाता है। FIR में क्या होता है, उसकी पूरी पुलिस केस, पुलिस हिस्ट्री उसकी आ जाती है। अब सेकंड टाइम कहीं पे भी क्राइम हो रहा होता है ना, तो सबसे पहले वो चेक करता है भाई FIR वाला बंदा उसने तो नहीं किया है। और अगर उन्होंने नहीं किया होता है ना, अगर मतलब कोई नया बंदा क्राइम किया होता है, फिर मसला होता है ढूंढने में क्रिमिनल को कि आप कौन है जिसने ये वो किया है, ठीक है, मतलब क्राइम किया है। ऐसा होता है ना सर, क्राइम हिस्ट्री पहले चेक, क्राइम हिस्ट्री नहीं होती है बंदे की तो मुश्किल होता है फिर उसके ऊपर केस बनाना कि वो कौन है। बिल्कुल ऐसी बॉडी के साथ होता है। अगर हमारे बॉडी में ऐसे कोई पैथोजेंस आ गए जिनको बॉडी के बारे में पहले से पता है, एंटीजेंस, तो वो फ़ौरन से वही अमल इख्तियार करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा बॉडी वो वायरस भाग जाएगा आपकी बॉडी से, पता भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि वो DNA आपका होता है, DNA के अंदर पूरी चीज़ें सेव हो जाती हैं, ओवरऑल सेव हो जाती हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि नया वायरस अटैक करता है तो फिर आपकी बॉडी 7 दिन 10 दिन टाइम लेती है क्या करने के लिए, उनको भगाने के लिए बाहर की तरफ। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, जिनके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, स्ट्रेन्स मतलब उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नज़ला, ऐसे ही मैंने पढ़ा था, इंटरेस्टिंग बात है, आपको ही बताता हूँ। जैसे नज़ला जो होता है ना इंसानों, कॉमन कोल्ड जिसको हम कहते हैं, और नज़ला एक ख़ास किस्म के वायरस की वजह से होता है, उसको राइनो वायरस कहा जाता है। राइनो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड, ठीक है। अब होता है क्या, राइनो वायरस के 2000 किस्में हैं। देर आर 2000 टाइप्स ऑफ राइनो वायरसेस, 2000 तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। और जब हमारी बॉडी पर राइनो वायरस अटैक करता है ना, तो वो एक नए किस्म का राइनो वायरस होता है जिसके बारे में बॉडी को पता नहीं होता है। इसलिए हमारी बॉडी जब भी नज़ले वाला वायरस अटैक करता है, हमें बुखार हो जाता है, हमें नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है। इससे हमारी बॉडी लड़ इसलिए नहीं पाती क्योंकि ये हर बार अलग अलग स्ट्रेन के साथ आता है। इतना डेंजरस नहीं है, लीथल नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारी बॉडी को उसके बारे में पता नहीं होता है हर बार। दैट्स वाई कॉमन कोल्ड एक ऐसी बीमारी है ना जिससे हम कभी ज़िंदगी में छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। नज़ला जो है, चूँकि हर बार इम्यून सिस्टम को नए सिरे से एक नया वायरस मिलता है इसका, दैट्स वाई हमें हर बार बुखार हो जाता है सर्दियों में, ऐसा कॉमन कोल्ड में जो हम कहते हैं। लेकिन वरना बाकी वायरसेस के पैथोजेंस जो है वो आराम से निकल जाता है। बस समझ में आ गए। तो ये एंटीबॉडीज़ कहलाते हैं जो अमल करती हैं इस पर, ठीक है। तो ये भी एक प्रोटीन्स होते हैं, तो काम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना भाई प्रोटीन्स। तो मसला समझ में आ गया सबको बात है।